हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी सलोनी जैन एंड इस वीडियो के अंदर हम इंडियन इकोनॉमी के अंदर जितने भी जो पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करने वाले हैं। एंड सो क्विक रिवीजन के लिए मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास में फर्स्ट चैप्टर आता है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उस वक्त क्या फीचर्स थे, क्या स्टेट था हमारा इंडियन इकोनॉमी का। हम बोल सकते हैं स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, डोमिनेंस था एग्रीकल्चर के अंदर, ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ही मतलब ना के बराबर हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर था। इसके अलावा हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, ये कुछ फीचर्स है हमारे इंडियन इकोनॉमी के। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या था, लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। सेकेंड हमारे पास में आता है जमींदारी सिस्टम, जिसको हम एक्सप्लोइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम बोल सकते हैं, परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम बोल सकते हैं। कब आया था, 1793 के अंदर आया था। थर्ड हमारे पास में आता है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। इसके बाद है हमारे पास में सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब सिर्फ फार्मर की खुद की और खुद की फैमिली की नीड्स फुलफिल हो पा रही है। गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल, इनके बीच में जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ता गया। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोनों ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे। पार्टीशन ऑफ द कंट्री, ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास में आते हैं फीचर्स, मतलब स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर हमारे पास में आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या है, सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब टू फोल्ड मोटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। क्या था, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दे, एंड जो वहां पे फिनिश गुड्स बन रहे हैं उनको, उनके लिए पोटेंशियल मार्केट किसको बनाए, इंडिया को बनाए, मतलब नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ये उनका टू फोल्ड मोटिव था। ठीक है, ये जो मोटिव था इसको फुलफिल करने के बाद में क्या इफेक्ट आया, तो देखो हमारे पास में डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट हो गया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी उनका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों ही डिस्ट्रॉय हो गया। एंड सेकेंडली हमारे पास में ब्लीक नोशनल ग्रोथ हुआ किसके अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो आगे होकर कुछ भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडिया के इंडस्ट्रीज के लिए नहीं किया था। ठीक है, इसलिए हमारे पास में सिर्फ कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी 1907 के अंदर टिस्को, उसके अलावा शुगर, पेपर, सीमेंट इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप हुई थी। ठीक है, फिर हमारे पास में आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के अंदर देखो क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे बोला जाता था सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन। अब इसके अंदर जो पॉइंट्स आते हैं वो आता है नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ये कैसे हुआ, जो भी यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था वो ड्यूटी फ्री जाता था, जो फिनिश गुड्स आता था वो भी ड्यूटी फ्री आता था। जो हैंडीक्राफ्ट्स है वो क्या हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स जो थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा हाई ड्यूटीज लगाते थे, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो कॉस्टली हो गई और उसकी डिमांड कम हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है मोनोपोली कंट्रोल। मोनोपोली कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड, ये कैसे हुआ, 1869 के अंदर जो स्विस कैनाल बना था उसकी वजह से इनका कंट्रोल और ज्यादा बढ़ गया। 50% से ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कहाँ पे, ब्रिटेन में, एंड जो रेस्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे थे, श्रीलंका, चाइना और पर्शिया के अंदर, ईरान के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में आता है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिशर्स, मतलब जो भी एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट करने से जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस हमारे पास में हुआ था वो कहाँ पे काम में आया था, वो वॉर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में काम में आया था। इसके बाद में आता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल, जिसके अंदर हम बर्थ रेट, डेथ रेट की बात करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर वर्किंग जो भी पॉपुलेशन है वो कहाँ कहाँ पे डिवाइडेड है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर, उसी को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या डेवलपमेंट किया, दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो डेवलपमेंट हुआ था वो हुआ था रेलवेज का, रोड्स का, पोर्ट्स का एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स का। रेलवेज हमारे पास में इंट्रोड्यूस हुई थी 1850 के अंदर, एंड उसके बाद में हमारे पास में जो फर्स्ट जो ट्रेन चली थी वो चली थी 1853 के अंदर। ठीक है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हमें मिली, मॉनेटरी एक्सचेंज, कंट्रोल ऑन फेमाइंस, फेमाइंस में भी कंट्रोल होने लग गया, जो फार्मर्स है उनका आउटलुक चेंज हुआ, साथ ही साथ में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना होता है वो भी हमें वहीं से पता चला। ठीक है, तो ये हमारे पास में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर आता है 5 ईयर प्लान्स का। 5 ईयर प्लान्स के अंदर सिर्फ हमारे पास में एक ही पॉइंट आता है, वो है कि क्या कॉमन गोल्स थे। कॉमन गोल्स क्या थे, जीडीपी ग्रोथ। सेकंड हमारे पास में आता है मॉडर्नाइजेशन। थर्ड हमारे पास में आता है सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ रिलायंस का मतलब हो गया हम फाइनेंशियल सोर्सेज के लिए किसके ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब हो गया कि हम जो भी एसेंशियल सप्लाईज है उसके लिए किसके ऊपर भी डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, 1965 के अंदर इंडिया पाकिस्तान वॉर के अंदर हमें थ्रेटन किया था यूएस ने, इसीलिए हम चाहते थे कि हम सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। लास्ट हमारे पास में यहाँ पे पॉइंट आता है इक्विटेबल
डिस्ट्रीब्यूशन या फिर हम बोल सकते हैं इक्विटी, ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पे कॉमन गोल्स आते हैं। अचीवमेंट्स के अंदर क्या लिख देंगे, अचीवमेंट्स में हम लिख देंगे कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें ग्रोथ देखने को मिली, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली, इंटरनेशनल ट्रेड इंप्रूव हुआ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास में आता है चैप्टर नंबर 3, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इसके अंदर हम बात करते हैं अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो इसमें क्या रिफॉर्म्स आए थे, दो तरह के रिफॉर्म्स थे। एग्रीकल्चर के अंदर आए थे हमारे पास में लैंड रिफॉर्म्स, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या फिर फिजिकल रिफॉर्म्स भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या था हमारे पास में, सबसे पहला अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, रेगुलेशन ऑफ लैंड जिसके अंदर नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, एंड लास्ट हमारे पास में आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसका पार्शियल इंप्लीमेंटेशन हो पाया था क्योंकि जब ऑफिसर्स आते थे तो उन्होंने ये बताया कि हम यहाँ पे क्या है, कल्टीवेटर्स है। एंड सेकंड जो सीलिंग लिमिट थी उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया कोर्ट्स के अंदर। यहाँ पे हमारे पास में लैंड रिफॉर्म्स कंप्लीट होते हैं। दूसरा हमारे पास में आता है टेक्निकल रिफॉर्म्स, जिसके अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन उसको बोलते हैं। ये क्या, ये रिफॉर्म किस चीज का था, ये था HYV टेक्नोलॉजी का। उसके अंदर हमें क्या चाहिए, उसके एलिमेंट्स क्या है, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, एंड लास्ट हमें चाहिए प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज। इसकी वजह से बहुत अच्छा राइस देखने को मिला था, इसलिए इसका नाम ही रख दिया था ग्रीन रिवोल्यूशन। ये आया था 1967-68 के अंदर। ठीक है, ये दो फेजेस में आया था, मिड 60s-70s के अंदर। ये सिर्फ 3 स्टेट्स के अंदर बहुत अच्छा चला था, इसको आप याद रख सकते हो टैप से, TAP, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब के अंदर यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। मिड 70s-80s के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, आगे होके सब्सिडीज प्रोवाइड करी, कम इंटरेस्ट पे लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए, तो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर भी काफी अच्छा रिजल्ट बाद में देखने को मिला था। अब इसके गेन्स और लिमिटेशंस की बात करें तो गेन्स के अंदर क्या है, राइज इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सेकंड हमारे पास में आता है सब्सटेंशियल राइज इन एकड़ एज। एकड़ एज के अंदर सब्सटेंशियल राइज कैसे हुआ, जो भी हमारे पास में फेलोइंग थी उसको एलिमिनेट कर दिया, डबल क्रॉपिंग पॉसिबल है। ठीक है, फिर बाद में है शिफ्ट इन फार्मर्स आउटलुक, जो भी फार्मर्स है उनका भी आउटलुक चेंज हुआ। ठीक, मतलब चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। इसके अलावा उनके पास में भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बाद में उनके पास में जो सरप्लस बचने लग गया वो उसको सेल करने लग गया, मार्केटेबल सरप्लस यहाँ पे उनके पास में बचने लग गया, सेल्फ सफिशिएंट एंड बफर स्टॉक भी यहाँ पे मेंटेन होने लग गया। ये थे हमारे पास में गेन्स ऑफ रिवोल्यूशन। लिमिटेशंस के अंदर क्या है, लिमिटेड क्रॉप्स ही यहाँ पे हुई थी, वीट एंड राइस। उसके बाद में है अनइवन स्प्रेड, ऑल ओवर द कंट्री इक्वली स्प्रेड नहीं था। लिमिटेड फार्मिंग, पॉपुलेशन इसके अंदर इंगेज थे, जो रिच फार्मर्स थे सिर्फ वही इसका फायदा उठा रहे थे। लास्ट हमारे पास में था इकोनॉमिक डिवाइड और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में ग्रीन रिवोल्यूशन भी कंप्लीट होता है। एक पॉइंट और आता है, वो आता है एग्रीकल्चर के अंदर सब्सिडीज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। जो लोग बोलते हैं नहीं देनी चाहिए वो बोलते हैं कि बर्डन बढ़ जाता है, मिस अप्रोप्रिएटेड बेनिफिट्स हो जाता है एंड वेस्टफुल कंजम्पशन होने लगता है। ठीक है, एंड जो बोलते हैं देनी चाहिए वो ये बोलते हैं कि क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा क्या है, रिस्की है, बहुत ज्यादा पॉवर्टी है। ठीक है, हमारे पास में प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो गवर्नमेंट को आगे होकर इस सेक्टर के अंदर क्या करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए, सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, इसके अंदर क्या रिफॉर्म्स आया था, क्या हुआ था। तो देखो इसके अंदर हम बात करते हैं कि क्यों गवर्नमेंट को आगे होकर इन्वेस्टमेंट करना था। तो इसमें हमारे पास में 3 पॉइंट्स है, लैक ऑफ कैपिटल, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, एंड थर्ड हमारे पास में आता है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं IPR 1956 की। इससे पहले भी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, वो आया था 1948 के अंदर। 56 के अंदर जो आया था उसके अंदर हमारे पास में 3 चीजें हैं, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर शेड्यूल A के अंदर 17 इंडस्ट्रीज, शेड्यूल B के अंदर 12 इंडस्ट्रीज और शेड्यूल C के अंदर रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज थी। शेड्यूल A के अंदर जो इंडस्ट्रीज है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही उसको क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, मैनेज कर सकती है। सेकंड हमारे पास में आता है शेड्यूल B, जिसके अंदर प्राइमरी रोल गवर्नमेंट का है, सेकेंडरी रोल के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी उसके अंदर काम कर सकता है, एंड शेड्यूल C के अंदर तो प्राइवेट सेक्टर फ्रीली काम कर सकता है। इसके अलावा IPR 1956 के अंदर है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जो आया था जो रीजनल डिस्पैरिटीज है उसको कम करने के लिए, बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप करने के लिए। एंड थर्ड हमारे पास में है इंडस्ट्रियल कंसेशंस, जो गवर्नमेंट देती है बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी या फिर टैक्स के अंदर कुछ उनको छूट दे देती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है इसकी लिमिट क्या है, 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ से कम का टर्नओवर अगर होगा तो वो हमारे पास में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आएगी। इसके अंदर एक कार्वे कमेटी थी, 1955 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, अब हम बात करें इसके फीचर्स की, तो ये लोकेशन फ्लेक्सिबल है, कहीं पे भी हम इसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके अंदर कैपिटल कम रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एंड लास्ट है ये लेबर इंटेंसिव होती है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा होता है। ये हमारे पास में हो गई बात स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया था,
रिजर्वेशंस कर दिए थे कि ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स है वो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बना सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास में आता है ट्रेड के लिए, जिसके अंदर हमारे पास में है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, या फिर हम बोल सकते हैं इनवर्ड ट्रेड लुकिंग स्ट्रेटेजी। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के अंदर क्या है हमारे पास में कि जो भी चीजें हम इंपोर्ट करते थे उसको हम यहाँ पे इंडिया में बनाने लग जाए एंड फॉरेन कंपटीशन से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्वेशन कर दे ताकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से उनको प्रोटेक्ट कर दे। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिली इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने इंपोर्ट बंद कर दिया, हम यहीं पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी वजह से इंटरनेशनल कंपटीशन से उनको बचाया जा सका, ठीक है। क्या गुड एंड बैड इफेक्ट्स हमारे पास में इन रिफॉर्म्स की वजह से देखने को मिले, तो गुड इफेक्ट्स के अंदर तो हम लिख देंगे नेशनल इनकम में ग्रोथ हुआ, जीडीपी ग्रोथ हुआ हमारे, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा राइज देखने को मिला, हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए थे, ठीक है। सेकेंडली इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा स्ट्रांग होने लग गया। तो ये सारे पॉइंट्स हम गुड इफेक्ट्स में तो लिख देंगे। बैड इफेक्ट्स में हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे पूरा जो मेजर रोल था वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का था, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का था। तो बैड इफेक्ट्स में हमारे पास आ जाता है कि करप्शन होने लग गए, इनएफिशिएंसीज होने लगी, पिलफ्रेजेस होने लग गई, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे क्या होने लग गया, डोमिनेंस होने लग गया पब्लिक सेक्टर का, डेड सोशल वेट क्रिएट होने लग गया। इसके अलावा हम बोल देंगे कि जो लाइसेंसिंग था उसके लिए भी उसका मिसयूज होने लग गया, ठीक है। परमिट लाइसेंस राज यहाँ पे होने लग गया। फिर यहाँ पे क्या था, जो भी ये इंडस्ट्रीज थी उनकी भी जो प्रोडक्ट क्वालिटी थी वो भी धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि उन्हें कंपटीशन ही नहीं था ना उनके पास में। हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो भी धीरे धीरे खत्म होने लग गए, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट्स पे तो ध्यान दिया ही नहीं था। तो ये हमारे पास में कुछ है गुड एंड बैड इफेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हमारे पास में आए थे 1991 के अंदर, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, उसके लिए हमारे पास में कुछ हमें पॉलिसीज वगैरह डेवलप करनी होगी, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके अंदर हमारे पास में है, सबसे पहले है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर 5 तरह के रिफॉर्म्स थे। सबसे पहला रिफॉर्म है हमारे पास में इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर क्या था, जो लाइसेंसिंग थी उसको अबॉलिश कर दी, ठीक है। उसको उन्होंने क्या कर दिया, इजी कर दिया, कुछ कुछ जगह रख लिया, बाकी ऑलमोस्ट सब जगह हटा दिया था। सेकंड उन्होंने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्शन कर दिया पब्लिक सेक्टर का। थर्ड हमारे पास में डी रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन पहले किया था उसको हटा दिया, डी रिजर्वेशन कर दिया। अभी आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सपेंशन इजीली पॉसिबल है। दूसरा, आप कैपिटल गुड्स को आप फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हो। ये हमारे पास में 5 इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स है। सेकंड है हमारे पास में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसके अंदर क्या है, आरबीआई अब एज अ रेगुलेटर नहीं, एज अ फैसिलिटेटर वो काम करेगा। थर्ड हमारे पास में टैक्स रिफॉर्म्स है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए एंड गवर्नमेंट चाहती थी कि टैक्स को जो है, लोग टैक्स की चोरी कम करें, इसीलिए टैक्स रिफॉर्म्स यहाँ पे है। फिर हमारे पास में आता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर डी वैल्यू कर दिया था, हमारी करेंसी को चला के क्या कर दिया था, वैल्यू कम कर दिया था ताकि हम एक्सपोर्ट बढ़ा सके। फिर हमारे पास में आता है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। इसके अंदर क्या है, टैरिफ्स को हटा दिया, कोटास को हटा दिया, ताकि हम क्या कर सके, फ्रीली ट्रेड कर सके। अब कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए हमें किसी भी तरह के लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत ईजी हो गया। यहाँ पे हमारे पास में लिबरलाइजेशन वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। फिर हमारे पास में आता है प्राइवेटाइजेशन। इसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट या फिर आउटराइट सेल की हम बात करते हैं। इसकी जो है रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत ज्यादा करप्शन, इनएफिशिएंसीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो थे वो लॉसेज में जाने लग गए थे, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट थी। इसके अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज थी उसको हमने मिनी रत्नास, महारत्नास और नवरत्नास के अंदर क्लासीफाई कर रखा था। अगर हम इसके गेन्स की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में एफिशिएंसी बढ़ गई, 100% एफिशिएंसी आ गई। जो अंडरटेकिंग्स लॉस में थी अब वो प्रॉफिट में आ गई है, उनका एक्सपेंशन भी होने लग गया है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ये कुछ गेन्स थे। लिमिटेशंस के अंदर क्या है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ गया तो कलेक्टिव इंटरेस्ट अब हैम्पर हो रहा है, अब यहाँ पे सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट की ही बात हो रही है। एंड सेकेंडली हमारे पास में यहाँ पे एक ट्रेजिडी हो गई थी, वो थी सिरसिला ट्रेजिडी। फिर हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, आप फ्रीली क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो एंड कैपिटल जो है आप फ्रीली उसको क्या कर सकते हो, अक्रॉस बॉर्डर्स आप फ्रीली उसको ट्रांजिट करवा सकते हो, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे बोलते हैं। इसकी स्ट्रेटेजीज क्या थी, हमें टैरिफ्स कम करने पड़ेंगे, हमें कोटाज हटाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट जो लिमिट थी
उसको हमें इंक्रीज करना होगा 51 से 100% तक उसको लाना होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी यहाँ पे थी, एंड एक और पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म के लिए ये होना चाहिए। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज हमारे पास में ग्लोबलाइजेशन के अंदर थी। अब इस चैप्टर के अंदर जो ये गुड एंड बैड इफेक्ट्स आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक सैम्पल पेपर में मैंने ऐसा देखा था कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे उसके अंदर सोशल जस्टिस की बात कहाँ पे हुई थी, ठीक है। हमें सोशल जस्टिस बताना है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर कहीं पे भी सोशल जस्टिस की बात तो हुई नहीं है। तो उस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ से जो बैड इफेक्ट्स है वो यहाँ पे लिखने हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर जो था उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, जो इंडस्ट्रीज थी उसके अंदर भी स्लो डाउन देखने को मिला, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गया। इसके अलावा जो डिसइन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट ने किए थे उसके अंदर भी जैसे गवर्नमेंट ने कहीं कहीं पे कम वैल्यू पे ही उन्होंने अपने जो अंडरटेकिंग्स थे उनको सेल कर दिया। जो टैक्स रिफॉर्म्स आए थे, जो फिजिकल पॉलिसी आई थी, उसके चलते भी गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू था वो धीरे धीरे और ज्यादा कम हो गया, ना कि बढ़ गया, ठीक है। वो कम कैसे हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैरिफ्स हटा दिए, गवर्नमेंट कंसेशंस देने लग गई, इसलिए वो भी हमारे पास में कम हो गए। इसके अलावा हमारे पास में है लोप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस, मतलब वन साइडेड ग्रोथ प्रोसेस है। अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, अर्बन एरियाज के अंदर ज्यादा मतलब ग्रोथ हमें देखने को मिली। इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, सोशल ड्यूअलिज्म, एंड हमारे पास में आता है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का मतलब हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग मतलब वेस्टर्न कल्चर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, एंड हमें जिन चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है हम उनको भी क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो वो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कंज्यूमरिज्म हो रहा है।